नमस्कार साथियों, द पेसिफिक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी विषय की जो पहली कक्षा है वहां से शुरुआत कर रहे हैं। हिंदी का पाठ्यक्रम इन कक्षाओं के माध्यम से आपको पूरा करवाया जाएगा और आज जिस समय हम आपसे यहाँ पर बात कर रहे हैं ये हमारी हिंदी की पहली क्लास है। तो आज से हम हिंदी का अपना पाठ्यक्रम शुरू करते हैं। उन सभी खंडों को इन कक्षाओं के माध्यम से पूरा करने की कोशिश करेंगे जिनसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। हिंदी विषय विधिवत शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि हिंदी जो है वो, जैसा कि आप सब अवगत हैं कि भाषा तो है, लेकिन इस भाषा का हमको अध्ययन करना है एक विषय के रूप में। हिंदी जो है वो एक भाषा है। आप और हम लगातार हिंदी का प्रयोग अपने दैनंदिन जीवन में करते ही हैं, आपस में बात करते हैं, दूसरों की बातें सुनते हैं, समझते हैं। तो हिंदी से आप सब परिचित हैं, उससे आप सब अवगत हैं, क्योंकि आप उसका व्यवहार करते हैं अपने दैनिक जीवन में, अपने रोज के जीवन में। तो हिंदी एक भाषा इस रूप में है क्योंकि आप उसका व्यवहार भी अपने दैनंदिन जीवन में लगातार करते हैं। लेकिन हमें इस भाषा को एक विषय के रूप में पढ़ना है। विषय के रूप में पढ़ने से तात्पर्य यह है कि हमको हिंदी का अध्ययन जो है वो इस तरह से करना है कि उससे जुड़े सभी पक्षों की समझ विकसित करना, यानी हिंदी भाषा से जुड़े सभी पक्षों की समझ विकसित करना। भाषा जो है वो भी किसी न किसी नियम पर आधारित होती है। भाषा में जितनी भी चीजें हैं उनमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो बिना नियम के बनी है। हर चीज के पीछे कोई ना कोई नियम है, कोई ना कोई कारण है। हम जब भाषा बोलते हैं, सुनते हैं, तब हम उन नियमों के विषय में परिचित नहीं होते, केवल उसका व्यवहार करते हैं। लेकिन हम जब इसको यहाँ पढ़ेंगे तो उस भाषा के पीछे कौन से नियम काम कर रहे हैं, आप चाहे शब्द ले लो, चाहे वाक्य ले लो, चाहे कोई और चीज ले लो, प्रत्येक चीज के पीछे जो नियम है जिनकी वजह से वो चीज वैसी है, उसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे और उसी से संबंधित प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे भी जाएंगे। तो हम हिंदी का एक विषय के रूप में यहाँ पर अध्ययन करेंगे और उससे जुड़े सभी आंतरिक पक्षों को समझने की कोशिश करेंगे। अब ये जो हिंदी भाषा है, इसमें जो पहला अध्याय है जहां से हिंदी भाषा की शुरुआत होती है, उस अध्याय का नाम है वर्णमाला या वर्ण विचार। वर्णमाला अथवा वर्ण विचार। इसको पढ़ने के लिए या इसको समझने के लिए हम पहले वर्ण को समझेंगे, क्योंकि इसमें दो शब्द हैं, वर्ण और माला। तो हमें वर्णमाला पढ़ने से पहले वर्ण के विषय में समझना होगा कि वर्ण क्या होता है। देखिए, वर्णमाला वाला जो ये टॉपिक है या ये जो अध्याय है, इससे दो तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। पहले तो सीधे सीधे इसी से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मतलब ये कि वर्णमाला के खंड से ही प्रत्यक्ष रूप से आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। और दूसरा ये है कि इस वर्णमाला के आधार पर ही आपको आगे के टॉपिक जो है वो समझ में आएंगे, क्योंकि संधि, उपसर्ग, प्रत्यय इत्यादि में वर्णमाला का प्रयोग होता है, वर्णों का प्रयोग होता है। तो वर्णमाला को समझे बगैर, इसकी समझ विकसित किए बगैर न तो आप संधि को समझ सकते हैं, ना आप उपसर्ग को समझ सकते हैं, ना प्रत्यय को समझ सकते हैं। तो वर्णमाला की जो प्रासंगिकता और इसका महत्व है वो दो कारणों से है। पहला कारण यह है कि सीधे इससे सवाल पूछे जाएंगे, और दूसरा कारण जो है वो ये है कि आगामी जो खंड है जिनसे और प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें भी इसका प्रयोग होता है। इसलिए संधि, उपसर्ग, प्रत्यय इन सबको समझने के लिए आपको वर्णमाला को समझना जरूरी है। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि वर्णमाला शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, वर्ण और माला। तो हमको यहां पर समझना है कि वर्ण क्या है। देखिए, भाषा जो होती है, आपकी जो भाषा है उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है वर्ण। वर्ण को ही हम ध्वनि कहते हैं। भाषा जो है, यदि हम उसकी परिभाषा देखें तो भाषा का अर्थ यह होता है कि अपने विचारों को या भावों को आप जिस माध्यम से दूसरे तक पहुंचाते हैं वो माध्यम भाषा कहलाता है, और जिस माध्यम से आप दूसरे के विचार या भाव को जानते हो वो माध्यम भी भाषा ही है। तो भाषा का सीधा सा अर्थ है
विचारों या भावों के आदान प्रदान के लिए जो माध्यम प्रयोग में आता है वो भाषा है। आदान प्रदान के लिए प्रयुक्त माध्यम। कोई भी विचार जो है पहले व्यक्ति के दिमाग में आता है, मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होता है, भाव उत्पन्न होता है, लेकिन इस मस्तिष्क में उत्पन्न हुए विचार या भाव को अन्य तक पहुंचाने का जो साधन है वो भाषा है। क्योंकि अगर आपके पास भाषा नहीं होगी तो वो विचार आप तक ही रह जाएगा। तो भाषा का काम क्या है? विचार या भाव को दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे के विचार या भाव को जानना। क्योंकि दूसरे के मन में अगर कोई विचार उत्पन्न हुआ है तो उसको भी जानने का माध्यम भाषा ही है। भाषा से ही आप जान सकते हैं। अगर भाषा नहीं होगी तो विचार उसी व्यक्ति तक सीमित रह जाएगा जिसके मस्तिष्क में वो पैदा हुआ है, जिसके दिमाग में वो पैदा हुआ है। तो इसीलिए भाषा की बेसिक परिभाषा ये है कि भावों या विचारों के आदान प्रदान के लिए जो साधन या माध्यम प्रयुक्त होता है वो भाषा है। ठीक है। अब ये जो भाषा है ये तीन तरह की हो सकती है। मतलब ये कि आप किसी के भाव या विचार को जाने या अपने बताएं, उसके तीन माध्यम हो सकते हैं। पहला माध्यम तो है कि आप बोल के बता दें। पहला माध्यम यह है कि आपके मन में जो विचार आया या दूसरे के मन में जो विचार आया उसको बोलकर प्रकट कर दिया जाए या जान लिया जाए। आप बता रहे हैं तो बोलकर प्रकट कर रहे हैं, दूसरा भी आपको बता रहा है तो बोलकर प्रकट कर रहा है। एक तरीका तो ये हो गया बात बताने का। दूसरा तरीका है कि वो आपको वाणी द्वारा बोलकर नहीं लिखकर बता दे, व्हाट्सएप पे लिख दे। आजकल तो व्हाट्सएप चलता है, व्हाट्सएप पे आपको लिखकर बता दिया या आपने उसे व्हाट्सएप पे लिख के बता दिया। तो लिखकर यदि आप कोई बात किसी को कह रहे हैं तो वो भी दरअसल अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने और दूसरे की बात को जानने का एक तरीका है। तो दूसरा तरीका होता है लिखकर। बोलकर जब आप भाषा का प्रयोग करते हैं, मतलब अपने भाव या विचार प्रकट करते हैं, तो उसको बोलते हैं मौखिक भाषा, और यदि लिखकर करते हैं तो उसे कहते हैं लिखित भाषा। एक और तीसरा तरीका हो सकता है संकेतों के द्वारा बात को पहुंचाने का। मतलब ये कि अगर कोई व्यक्ति बोल भी नहीं रहा, लिख भी नहीं रहा, दोनों काम नहीं कर रहा, तो वो अपने इशारों के द्वारा अपनी बात को समझा सकता है। आंगिक क्रियाओं के द्वारा, शारीरिक क्रियाओं के द्वारा, इधर आओ उधर जाओ, जो भी है शारीरिक क्रियाओं के द्वारा। कुछ लोग जो बोलने और सुनने में सक्षम नहीं होते वो हाथों की मुद्राओं द्वारा अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात भी उसी तरह जानते हैं। उसको संकेत भाषा कहते हैं। हमें संकेत भाषा से कोई लेना देना अभी फिलहाल नहीं है, इसका प्रयोग हमको यहाँ नहीं करना है। हमारे लिए मौखिक और लिखित इन दो भाषाओं का महत्व है। भाषा की जो सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है वो कहलाती है ध्वनि। यदि आप भाषा बोल रहे हो और बोली जाने वाली भाषा यानी मौखिक भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, यानी भाषा की जो सबसे छोटी मौखिक इकाई है वो होती है ध्वनि। और इसी ध्वनि को जब लिख दिया जाए तो ये कहलाता है वर्ण। यानी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कहलाएगी वर्ण। जब आप बोल रहे हो भाषा और उस भाषा में जो सबसे छोटी यूनिट है मौखिक भाषा की वो ध्वनि है, और यदि उसी ध्वनि को आप लिख दो तो वो हो जाएगा वर्ण। कैसे? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण या ध्वनि। बोल दो तो ध्वनि और लिख दो तो वर्ण। अगर आप बोल रहे हो तो ध्वनि और लिख रहे हो तो वर्ण। विभिन्न वर्ण या ध्वनि आपस में मिलकर इससे बड़ी इकाई बना लेती है जो कहलाती है शब्द या पद। विभिन्न वर्ण या ध्वनियां आपस में मिलकर के एक और बड़ी इकाई बना लेती है जिसको कहते हैं शब्द, और विभिन्न शब्द आपस में मिलकर एक और बड़ी इकाई बना लेती है जिसको कहते हैं वाक्य। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण या ध्वनि। वर्ण या ध्वनि से बड़ी इकाई यानी विभिन्न वर्ण और ध्वनि आपस में मिलकर जो बनाते हैं वो होता है पद या शब्द। तो वर्ण से बड़ी इकाई हो गई पद या शब्द, और पद या शब्द से बड़ी इकाई हो गई वाक्य। विभिन्न पद और शब्द आपस में मिलकर के वाक्य बनाते हैं। तो पद या शब्द वर्ण से बड़ी इकाई और पद और शब्द से बड़ी इकाई हो गई वाक्य। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हो गई वर्ण या ध्वनि। अब इसको और छोटे टुकड़ों में तोड़ा नहीं जा सकता, इसे और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता क्योंकि यह भाषा की सूक्ष्मतम इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। इसे अब आप और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, तोड़ना संभव नहीं है। कई वर्ण आपस में मिलकर के शब्द बना लेते हैं, पद जिनको कहते हैं, तो वर्ण से बड़ी इकाई हो गई पद। और कई शब्द आपस में मिलकर के वाक्य बना लेते हैं, तो वाक्य जो है वो शब्द से बड़ा हो गया, मतलब शब्द से बड़ी इकाई हो गई वाक्य। और भाषा की सबसे बड़ी इकाई कहलाती है वाक्य। भाषा की जो सबसे बड़ी इकाई है वो कहलाती है वाक्य। और कई वाक्य जब आपस में मिलेंगे तो भाषा ही बना लेंगे।
तो कई वर्ण आपस में मिलकर शब्द बनाएंगे, कई शब्द आपस में मिलकर के वाक्य बनाएंगे और कई वाक्य आपस में मिलकर के फिर भाषा बनाएंगे। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, जिसको और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता, और सबसे बड़ी इकाई है भाषा की वाक्य। और विभिन्न वाक्य जब मिलते हैं तो फिर भाषा ही बन जाती है। ठीक है, अब देखते हैं कि वर्ण क्या होते हैं और शब्द क्या होते हैं और पद क्या होते हैं। देखिए, अगर मैंने यहां कोई उदाहरण लिखा, अमित सेब खाता है, ये पूरा एक वाक्य है, ये पूरा एक वाक्य है। इसमें 4 पद या शब्द है, 1 2 3 और 4। अमित सेब खाता और है, ये 4 अलग अलग शब्द है। और इन शब्दों में फिर अलग अलग वर्ण है, जैसे अ एक वर्ण है, आपको म एक वर्ण दिख रहा होगा, इसमें ई की मात्रा लगी है तो ई की मात्रा एक वर्ण है, त एक वर्ण है, स, यहाँ ब, ये सब वर्ण है। ठीक है, तो वर्णों से मिलकर के क्या बने? शब्द, और शब्दों से मिलकर के बन गया वाक्य। अब ऐसे कई वाक्य आ जाएंगे तो वो भाषा बना। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई वर्ण। अब आप इसको और तोड़ सकते हो, आ को नहीं तोड़ सकते, इस माँ को और तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते, इस ई या ता को तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते। तो ये सबसे छोटी इकाई है, इसको अब और नहीं तोड़ा जा सकता। इनसे मिलके शब्द बने, शब्दों से मिलके पूरा का पूरा वाक्य बन गया, और कई वाक्य मिलके भाषा बनाएंगे ही। अब देखिए, शब्द और पद में क्या अंतर है। मैंने आपसे कहा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई और वर्ण मिलकर शब्द या पद बनाते हैं। तो शब्द और पद में क्या अंतर है हम देख लेते हैं। आपको लगता होगा कि दोनों एक ही चीज है। देखिए, मैंने एक वाक्य जब यहां लिखा, मैंने ये जब वाक्य यहां पे लिखा कि अमित सेब खाता है, ये पूरा वाक्य मैंने यहां पूरा सेंटेंस लिखा। अब आप ये देखिए कि इसमें, इस वाक्य में 4 शब्द आपको दिख रहे हैं, और मैं इसको अलग अलग लिख दूं। अमित शब्द यहां लिख दिया अलग, मतलब वाक्य में नहीं है। इधर सेब शब्द लिख दिया अलग, ये भी वाक्य में नहीं है। इधर खाता शब्द लिख दिया। ठीक है, अब ये जो 3 अलग अलग शब्द है, अमित सेब खाता, ये जो 3 अलग अलग शब्द है, अगर ये शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार किसी वाक्य में एक निश्चित स्थान पर फिक्स कर दिए जाए तो ये पद कहलाने लगते हैं। ठीक है, जब तक ये अलग अलग है तब तक ये शब्द है। सेब अलग शब्द है, अमित अलग शब्द है, खाता अलग शब्द है। जब तक ये अलग अलग है, वाक्य में नहीं है, तब तक ये शब्द है। लेकिन इन्हीं अलग अलग शब्दों को जब व्याकरण के नियम के हिसाब से किसी वाक्य की संरचना में एक नियत स्थान पे रख दिया जाता है तो वो क्या कहलाने लगते हैं? पद कहलाने लगते हैं। पद का मतलब ही होता है एक निश्चित स्थान। आप लोग जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हो वो किसी पद पे जाने के लिए कर रहे हो, और वो पद जो है एक निश्चित स्थान होगा। आप जो परीक्षा दोगे, जिस पद पे सिलेक्ट होगे, उसी स्थान पे जाके बैठोगे, उसकी कुर्सी पे। ऐसा तो नहीं किसी दूसरे ऑफिस में जाके बैठ जाओगे। तो पद का मतलब क्या हुआ? पद का मतलब हुआ निश्चित स्थान। पद का मतलब हुआ निश्चित स्थान। ठीक है, तो विभिन्न शब्दों को जब किसी वाक्य की संरचना में या किसी वाक्य के स्ट्रक्चर में व्याकरण के नियमों के हिसाब से किसी निश्चित स्थान पे रख दिया जाए और उसका स्थान फिर बदला ना जा सके तो वो शब्द क्या कहलाने लगते हैं? पद कहलाने लगते हैं। वाक्य की संरचना में आकर जब वो स्थिर हो जाते हैं एक स्थान पे व्याकरण के नियम के हिसाब से, तो पद कहलाने लगते हैं। जैसे अब आप यहां पर इनमें से किसी का भी स्थान नहीं बदल सकते। अगर आपने खाता पहले लिख दिया, फिर लिख दिया अमित, फिर लिख दिया है और फिर लिख दिया सेब, तो ये वाक्य जो मैंने बाद में लिखा ये दरअसल गलत हो जाएगा। ये वाक्य है ही नहीं। सही वाक्य क्या है? अमित सेब खाता है, क्योंकि इसमें सभी शब्दों को आपने व्याकरण के नियम के हिसाब से सही स्थान पे रखा है, इसलिए वो सब पद बन गए। लेकिन यहाँ पर ये जो शब्द तो है वही 4 शब्द है, शब्द नहीं बदले, लेकिन उनका पद जो है वो गलत है। इसलिए ये चारों शब्द जो है वाक्य को गलत दे रहे हैं। यहां पर अमित जो है वो संज्ञा है, क्योंकि जो व्यक्ति काम करता है या जिसके द्वारा काम होता है वो संज्ञा कहलाता है। खाना क्रिया है, जो काम हो रहा है वो क्रिया है, और क्रिया का प्रभाव जिसपे होता है वो कर्म होता है, तो सेब कर्म है। संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति के द्वारा काम का किया जाना या होना जाना जो होता है, जो व्यक्ति कार्य करता है वो होता है संज्ञा।
तो यहाँ पे कौन काम कर रहा है? अमित। अमित खाने का काम कर रहा है। फिर जो काम किया जाता है या होता है वो कहलाती है क्रिया। तो यहाँ क्या काम हो रहा है? खाना, खाता हो गया क्रिया। और क्रिया का प्रभाव किस पर हो वो होता है कर्म। तो क्रिया का प्रभाव किस पर हो रहा है? सेव पर। तो सेव हो जाएगा कर्म। तो अमित को कहेंगे संज्ञा पद, अमित को कहेंगे संज्ञा पद, खाता को कहेंगे क्रिया पद, सेव को कहेंगे कर्म पद। और इन सभी का स्थान जो पहला सेंटेंस है उसके हिसाब से सही है। इसमें से आप किसी का भी स्थान बदल नहीं सकते। ठीक है, ये होता है शब्द और पद में अंतर। जब शब्द अलग अलग है तो शब्द है, और व्याकरण के मतलब वाक्य की संरचना में यदि व्याकरण के नियमों के हिसाब से उनका पद या स्थान निश्चित कर दिया जाए तो वो शब्द न कहला के पद कहलाने लगते हैं। अब मैंने आपको ये बताया कि वर्णमाला में हमको वर्णों के बारे में पढ़ना है। तो वर्ण के बारे में मैंने आपको पहली और बेसिक चीज ये बताई कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं वर्ण, जिनको आप और छोटी इकाई में या और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते। इनसे बड़ी इकाई हो जाएगी शब्द, और यदि यही शब्द किसी वाक्य में निश्चित स्थान पर आ जाए तो कहलाएंगे पद। तो वर्ण से बड़ी इकाई पद और पद से बड़ी इकाई वाक्य। वाक्य जो है वो भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। विभिन्न वाक्य मिलकर के फिर भाषा बना लेते हैं। तो सबसे छोटी इकाई वर्ण और सबसे बड़ी इकाई वाक्य। और वाक्य जो है वो भाषा की वह इकाई है जो भाषा के उद्देश्य को पूर्णतः पूरा करती है। भाषा के उद्देश्य को पूर्णतः पूरा करने वाली इकाई। इसका मतलब यह है कि भाषा का मूल उद्देश्य क्या है? भाषा का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि अपने भावों या विचारों को दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे के भाव या विचार को जानना। भाव या विचार का आदान प्रदान होता है, उसके लिए जो साधन प्रयोग में आता है वो भाषा है। तो भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या हो गया? विचारों का आदान प्रदान, भावों का आदान प्रदान। और इस कार्य को पूरा कौन करता है? वाक्य करता है। शब्द इसको पूरी तरह पूरा नहीं कर सकता, वर्ण भी नहीं कर सकता। जैसे मैंने यहां लिखा कि मैं कल 11 बजे इंदौर जाऊंगा, ये पूरा वाक्य हो गया। अब ये बात यदि मुझे आपको बतानी है, मेरा विचार आप तक पहुंचाना है, तो मैं जब तक ये पूरा वाक्य न बोलूं तब तक वो विचार पूरी तरह आप तक नहीं पहुंचेगा, उसका आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। और इस कार्य को पूरा वाक्य ही कर सकता है, शब्द और वर्ण नहीं कर सकते। अगर मैं यहां लिख दूं इनमें से कोई एक शब्द लिख दूं इंदौर, तो इससे बात कन्वे नहीं हो पाएगी। या कल, केवल एक शब्द लिख दूं कल, तो भी इससे बात कन्वे नहीं हो पाएगी। पूरी बात कन्वे करने के लिए पूरा सेंटेंस जरूरी है। इसलिए कहा जाता है कि भाषा की वह इकाई जो भाषा के उद्देश्य को पूर्णतः पूरा करती है वो कौन सी होती है? वाक्य होती है, क्योंकि इसके द्वारा ही बात प्रकट होती है या जानी जाती है। ना तो अकेला शब्द ये काम कर सकता है, ना वर्ण कर सकता है। शब्द आधा अधूरा काम करेगा, लेकिन पूरा काम यानी भाषा का जो मूल उद्देश्य है विचार का आदान प्रदान, वो काम पूर्णतः कौन करता है? वाक्य करता है। अब देखिए, हमारे पास जो वर्ण है जिनको हम मौखिक रूप में क्या कहते हैं? ध्वनियां, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। यदि आप इसको बोल रहे हो मौखिक रूप में तो ये ध्वनि है, यानी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। और इसी को यदि लिख दिया जाए तो ये वर्ण बन जाता है। भाषाएं जो है वो पहले मौखिक रूप में आई। भाषा जो है पहले बोली गई या लिखी गई? तो भाषा पहले बोली गई, मौखिक रूप में आई। और इस मौखिक रूप के अनुकरण में ही भाषा का लिखित रूप विकसित हुआ। मतलब भाषाएं पहले मनुष्य ने बोलना सीखा, उसने साउंड्स को प्रोड्यूस करना सीखा, उन सारे साउंड्स को के माध्यम से उसने भाषा बनाई, शब्द बनाए और एक दूसरे से बात करने लगा। तो यहां तक तो बात ठीक चल रही थी। फिर जब उसे ये लगा कि मेरी बात जो है वो उसी समय खत्म हो जाती है, उसका कोई फ्यूचर यूज नहीं है, आपने कोई बात बोली, अगर उसको लिखा ना गया हो तो वो बात उसी समय समाप्त हो जाती है। इसलिए मनुष्य ने यह सोचा कि जो जो ध्वनियां मैं उत्पन्न कर पा रहा हूं, जो जो ध्वनियां या जो जो साउंड्स में प्रोड्यूस कर पा रहा हूं, उन साउंड्स के लिए मैं एक एक साइन बना सकता हूं। तो उसने फिर इन साउंड्स के लिए प्रत्येक साउंड जो इंसान प्रोड्यूस कर पा रहा था अपने गले से, उस प्रत्येक साउंड के लिए एक चिन्ह बना लिया।
एक साइन बना लिया। जैसे उसे लगा कि एक साउंड जो मेरे गले से निकलता है वो क है, मैं क बोल पाता हूं, क मैं बोल पा रहा हूं। उसने कहा कि अगर मैं क बोल पा रहा हूं तो इस क के लिए मैं साइन बना लेता हूं क, ये वाला साइन बना लेता हूं। अब जब भी जहां ऐसा चिन्ह बना दिया जाएगा, ये समझ लिया जाएगा कि ये ध्वनि क है। इसी तरह मैं ल बोल पाता हूं, उसने सोचा कि ल में एक साउंड प्रोड्यूस कर पाता हूं, और अगर मैं इस तरह साइन इसके लिए डिसाइड कर लूं तो ये मान लिया जाएगा कि इसका मतलब है ल। तो भाषाएं पहले मौखिक रूप में बोली गई और फिर उनके लिए प्रत्येक साउंड के लिए, प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह मनुष्य ने बनाया। ये चिन्ह जो हर साउंड के लिए बनाए गए, अलग अलग हर साउंड के लिए एक पृथक निश्चित चिन्ह बनाए गए, इन चिन्हों को कहा जाता है लिपि चिन्ह। लिपि चिन्ह तो प्रकारांतर में वर्ण ही लिपि चिन्ह है, क्योंकि ध्वनियों का, साउंड्स का लिखित रूप क्या है? वर्ण, और साउंड्स को हम जब लिख रहे हैं वही लिपि चिन्ह है। तो हर साउंड के लिए एक चिन्ह बना लेना लिपि चिन्ह है, और इसीलिए लिपि चिन्ह क्योंकि लिखित रूप में बनते हैं तो लिपि चिन्ह ही वर्ण है, क्योंकि वर्ण भी क्या है? ध्वनियों का लिखित रूप, और लिपि चिन्ह भी क्या है? ध्वनियों का लिखित रूप। एक लिखित चिन्ह बना लेना, तो वर्ण और लिपि चिन्ह एक ही चीज है। और लिपि चिन्हों और वर्णों का व्यवस्थित क्रम फिर वर्णमाला। एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहा जाता है? तो लिपि चिन्ह और कुछ नहीं है, वर्ण ही है। वर्ण को ही लिपि चिन्ह कहा जाता है, क्योंकि ध्वनियों का जो लिखित रूप है, प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह बना लेना लिपि चिन्ह है, और प्रत्येक ध्वनि जो बोली जा रही है उसके लिए जो लिखा हुआ साइन है वो वर्ण है। तो लिपि चिन्ह और वर्ण कॉमन चीज है, एक ही चीज है। इसीलिए अब हमारे पास साउंड्स तो बहुत सारे हैं, जो जो ध्वनियां हम बोल पाते हैं, क, च, र, य, प, ल, अ, व, म, इतने सारे साउंड्स, और इसके अलावा भी बहुत सारी ध्वनियां हैं जो हम बोल पाते हैं, जिन साउंड्स को हम प्रोड्यूस कर पाते हैं। ठीक है, बहुत सारी ध्वनियां ऐसी है जो हम बोल पा रहे हैं। ये सभी ध्वनियां क्या है? वर्ण है। इनको अगर आप लिख दोगे तो वर्ण है, बोल दोगे तो ध्वनि है। तो हमारे पास बहुत सारी ध्वनियां हैं, बहुत सारे वर्ण हैं, लेकिन हम इन सभी वर्णों को कहीं पर भी नहीं लिख सकते। ऐसा तो नहीं होता कि मैं पहले च लिख दूं, फिर य लिख दूं, फिर ल लिख दूं, फिर प लिख दूं, फिर व लिख दूं, फिर अ लिख दूं, फिर न लिख दूं, फिर ह लिख दूं। वर्ण तो सभी है, और सभी वर्णों को यदि हम ऐसे जमा दें तो हम इसको वर्णमाला कहेंगे या नहीं कहेंगे? इसको वर्णमाला नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो वर्ण सभी है, लेकिन वर्णों को हम कहीं पर भी रख दे तो वो वर्णमाला नहीं कहलाएगा। वर्णों का एक निश्चित व्यवस्थित क्रम ही वर्णमाला कहलाता है, और वर्णमाला में हर वर्ण को एक निश्चित स्थान पर फिक्स कर दिया गया है, उसका एक निश्चित स्थान बना दिया गया है। वैसा क्यों किया गया है वो हम समझेंगे। तो हमारे पास जितने भी वर्ण या जितनी भी ध्वनियां हैं, उनको हम रैंडमली कहीं पर भी सेट नहीं कर सकते, उनका स्थान बदल नहीं सकते, अपने मन से कहीं पर भी नहीं रख सकते। प्रत्येक वर्ण को एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित क्रम में फिक्स कर दिया गया है, और उसका स्थान बदला नहीं जा सकता। तो ये जो व्यवस्थित निश्चित क्रम और स्थान है वर्णों का, उसी को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला का मतलब होता है वर्णों, और वर्णों को अभी हमने क्या कहा? लिपि चिन्ह। वर्ण और लिपि चिन्ह एक ही चीज है। वर्णों का व्यवस्थित जो क्रम है, जिसमें प्रत्येक वर्ण का एक निश्चित स्थान तय कर दिया गया है। वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम है, जिसमें प्रत्येक वर्ण या ध्वनि का एक निश्चित स्थान निर्धारित कर दिया गया है, वो कहलाता है वर्णमाला। ये कंसेप्ट वैसे ही है जैसे फूलों की माला का होता है। जैसे अगर आपके पास 5-6 तरीके के फूल है और आपको उसकी माला बनानी है, तो उसमें आप क्या करते हैं? एक थ्रेड लेते हैं, फिर कोई विशेष फूल बीच में डाल देंगे जो बड़ा होगा या लाल रंग का होगा, फिर 4 फूल इधर एक रंग के डालेंगे, इधर दूसरे रंग के डालेंगे। तो इसमें क्या होता है? एक क्रम निर्धारित है, आप अपने मन से कोई भी क्रम नहीं डाल सकते। जैसे यहाँ पे रेड डाल दिया, फिर यहाँ पे 4 येलो, इधर भी 4 येलो, फिर इधर 3 ग्रीन, इधर 3 ग्रीन, इस तरह से बनता है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें आप देखिए कि ये जो क्रम है ये निर्धारित है, और इसमें आपने फूलों का एक निश्चित क्रम निर्धारित किया है, इसलिए ताकि आपकी माला जो है वो सुंदर दिखे, आकर्षक दिखे। यहां पर फूलों का एक निश्चित स्थान, एक निश्चित क्रम निर्धारित करने का कारण या उसके पीछे तर्क क्या है? माला को सुंदर या आकर्षक बनाना।
लेकिन वर्णमाला में हमने जो वर्णों का निश्चित क्रम निर्धारित किया है, प्रत्येक वर्ण को एक निश्चित स्थान पे रखा है, उनका सीक्वेंस नहीं बदला जा सकता, प्रत्येक वर्ण का स्थान नियत है। इसके पीछे जो कारण है वो है इसका उच्चारण। वर्णमाला में वर्णों का जो क्रम निर्धारित किया गया है, वर्णमाला में वर्णों का जो क्रम और स्थान निर्धारित किया गया है, उसके पीछे कारण क्या चलता है? उसके पीछे कारण या तर्क है उनकी उच्चारण स्थिति। उच्चारण कैसे हो रहा है। तो किसी भी चीज का अगर आप क्रम निर्धारित कर रहे हो, स्थान तय कर रहे हो, तो उसके पीछे कुछ कारण होता है, और वो कारण यहाँ पर है वर्णों का उच्चारण, उनकी उच्चारण स्थिति। ठीक है, तो वर्णमाला में हम देखते हैं कि कैसे वर्णों का क्रम निर्धारित हुआ है और उच्चारण के आधार पर कैसे है। हमारे पास वर्ण कई तरह के हैं और मैं उसको उसी ऑर्डर में, उसी क्रम में लिखता हूं जिसमें वो वर्णमाला में आते हैं। वर्णों का जो निश्चित व्यवस्थित क्रम है वर्णमाला में, उसी तरह लिखेंगे। अ, आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। उसके बाद आता है अम, आह। उसके बाद आता है क, ख, ग, घ, इंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, ह, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ण और ढ। इतने तरह के ध्वनियां, इतने तरह के साउंड हमारे पास है, और इनका क्रम भी यही है वर्णमाला में। अब मैंने आपको बताया कि ये जो क्रम और स्थान है, ये जो क्रम और स्थान है निश्चित है, इसमें किसी का भी स्थान नहीं बदला जा सकता और इनका क्रम भी नहीं बदला जा सकता। और इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है इन ध्वनियों का उच्चारण, क्योंकि पूरी भाषा जो है वो उच्चारण के अनुकरण में ही लिखित रूप में बनी है। पहले भाषाएं बोलने के स्तर पे आई, बोली गई, और फिर जैसे बोली जा रही थी, जिस तरह से उनका उच्चारण किया जा रहा था, उसी को फॉलो करते हुए उनके लिए लिखित भाषा बना दी गई। इसलिए मेन चीज जो है वो उच्चारण है पूरी भाषा में, केवल इसी में नहीं, भाषा के प्रत्येक खंड में आप देखेंगे, और खास तौर पे वर्णमाला पे, कि उच्चारण का बड़ा महत्व है। और पूरे वर्णमाला वाले चैप्टर में उच्चारण ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाषाएं उच्चारण के अनुकरण में ही उनका लिखित रूप बना है। अब देखिए, ये जो ऊपर के आपको दिख रहे हैं 11, अ, आ, इ, उ, री, ए, ओ, इन 11 को कहा जाता है स्वर। इन 11 को कहा जाता है स्वर। ये जो दो है अम और अह, इनको कहा जाता है अयोगवाह। और इसके अतिरिक्त जितने भी बच गए, ये 25, ये 4, ये 4 और ये 6, मतलब ये सारे के सारे जो बचे हुए हैं 25 और ये 12 और ये 2, ये सारे कहलाएंगे व्यंजन। ये सब कहलाएंगे व्यंजन। ठीक है, हमारे पास जितने भी वर्ण थे, जितनी भी ध्वनियां थी, उनको हमने 3 भागों में बांट लिया और उनका सीक्वेंस और स्थान तय कर दिया। पहले 11 को हमने स्वर कहा, दूसरे 2 को हमने अयोगवाह कहा, और उसके अलावा जितने बच गए उनको हमने व्यंजन कहा। तो स्वर जो है वो हमारे पास 11 है। इन 11 को हम स्वर कह रहे हैं, इन 2 को अयोगवाह कह रहे हैं, और बाकी जितने बच रहे हैं 39, उनको व्यंजन कह रहे हैं। तो टोटल हमारे पास साउंड्स कितने हो गए? 39, 11 और 2, तो ये हो जाते हैं 52 वर्ण हमारे पास हो जाते हैं। अब देखिए, यदि मैंने इनको 3 भागों में बांटा है, किसी चीज के वर्गीकरण का सीधा सा नियम है कि अगर आप अलग अलग कैटेगरीज में वर्गीकरण कर रहे हो, इसका मतलब है कि उनमें अलग अलग कोई गुण होना चाहिए, कोई क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए जो तीनों में अलग अलग हो, क्योंकि इसी के आधार पर वर्गीकरण होगा। इसका मतलब है कि इन 11 में जो क्वालिटी है, जिसके आधार पर हमने इनको एक साथ किया है, वो गुण इन 2 में भी नहीं होने चाहिए और इन 39 में भी नहीं होना चाहिए। यही वर्गीकरण का नियम है। यदि आप 3 श्रेणियां बना रहे हो, इसका मतलब है कि तीनों में कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनमें अपनी है। अपनी है का मतलब उन तक ही है, वो दूसरे में नहीं है। जैसे इन 11 में कोई ऐसी चीज है जो बाकी 2 और 39 में नहीं है। इन 2 में कोई ऐसी चीज है जो ऊपर वाले 11 में भी नहीं है और बाद वाले 39 में भी नहीं है। और इन 39 में कोई ऐसी चीज है जो इन 11 में भी नहीं है और इन 2 में भी नहीं है।
तभी इनको अलग अलग भागों में हमने बांटा। और इन 11 में कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो कॉमन है, तभी इनको उस कॉमन चीज के आधार पर एक श्रेणी में डाला। इन 2 में कोई चीज कॉमन होनी चाहिए, तभी इनको एक साथ डाला। और इन सारे 39 में, जिनको हम व्यंजन कह रहे हैं, सारे 39 में कोई एक चीज होनी चाहिए जो सब में कॉमन होनी चाहिए, जिनके बेस पे हमने इनको एक कैटेगरी में डाला। इसका मतलब है कि तीनों में आपस में चीजें अलग अलग होनी चाहिए और प्रत्येक ग्रुप के सभी मेंबरों में कोई ना कोई चीज कॉमन होनी चाहिए। और ये सारी चीजें किस पर टिकी हुई है? उच्चारण पे। सारी चीजें टिकी है उच्चारण पे। ये जो शुरुआती 11 है, इनके उच्चारण में कोई ऐसी बात है जो इन 11 में तो है, इन पूरे 11 में है, लेकिन इन 2 और इन 39 में नहीं है। इन 2 के उच्चारण में कोई ऐसी चीज है जो न तो इन 11 में है और न इन 39 में है, लेकिन इन दोनों में है। और बाकी जो 39 है उनके उच्चारण में कोई ऐसी चीज है जो इन 39 में तो आएगी, इन 39 के उच्चारण में तो आएगी, लेकिन इन 11 और 2 के उच्चारण में नहीं आएगी। बस यहां तक सीधी बात है, इसके आधार पर पूरी वर्णमाला आ जाएगी। तो ये जो 11 है शुरुआती स्वर, इनके उच्चारण में जो खास बात है वो ये है कि इन 11 स्वरों का उच्चारण जो है वो स्वतंत्र होता है। ये उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र है, उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र है। उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र होने का मतलब यह है कि इनमें से आप किसी भी साउंड को जब बोलोगे तो इसको बोलने के लिए किसी दूसरे ध्वनि की या किसी दूसरे साउंड की जरूरत नहीं है। जैसे अगर आप अ बोलो तो ये अपने आप में पूरा है अ, इसको बोलते हुए किसी और ध्वनि की आवश्यकता नहीं है। आप आ बोलो, इसको बोलते हुए भी कोई और साउंड आपको नहीं लगेगा, केवल आ ही लगेगा। तो इनका उच्चारण ऐसा है कि इनका उच्चारण करते समय आपको कोई और ध्वनि नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप ये व्यंजन है, इससे मैं आपको अंतर करने के लिए बता देता हूं कि अगर आप क बोलोगे, जैसे ये व्यंजन है क, इस 11 के अलावा कोई दूसरा उठा लो, इन 11 के अलावा कोई भी दूसरा उठा लो, उसको बोलने में आपको 2 ध्वनियों की आवश्यकता होगी। जैसे अगर आप क बोलोगे तो इसमें क भी है और पीछे अ भी है, ठीक है। आप क जब बोलते हो तो क के साथ साथ अ बोलना जरूरी है, बिना अ बोले क को नहीं बोला जा सकता। ऐसे ही अगर आप इसमें से प बोलोगे तो प के पीछे अ भी आएगा, प मतलब अ पीछे आ रहा है, बिना आ को बोले प को नहीं बोला जा सकता। लेकिन अ, आ, ई, इनमें से ये जो 11 है, इन 11 में से आप किसी को भी बोलो, आपको बोलने के लिए, उच्चारण करने के लिए कोई दूसरे साउंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए कहा जाता है कि स्वर जो है वो उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र है, अर्थात इनके उच्चारण के लिए किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं, इनके उच्चारण के लिए अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं या किसी अन्य ध्वनि पर निर्भरता नहीं। यह अपने आप में पूर्ण है, अपने आप में स्वतंत्र है, इनको बोलने के लिए कोई और साउंड नहीं चाहिए। इसीलिए इनको लेखन के लिए, मतलब क्योंकि ये उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र है, इनके उच्चारण में कोई और साउंड की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इनके लेखन में भी किसी और साउंड की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए ये लेखन की दृष्टि से भी अपने आप में पूर्ण है, लेखन की दृष्टि से भी अपने आप में पूर्ण है, क्योंकि इनके उच्चारण के लिए कोई और ध्वनि नहीं चाहिए, इसीलिए इनके लेखन के लिए भी कोई और वर्ण नहीं चाहिए, क्योंकि उच्चारण में नहीं लग रहा। अगर उच्चारण में कोई ध्वनि लगती तो उस ध्वनि को हमको लेखन में भी लिखना पड़ता, क्योंकि उच्चारण से ही लेखन बना है। लेकिन क्योंकि उच्चारण में कोई ध्वनि नहीं लग रही, इसलिए लेखन में भी कोई अन्य वर्ण नहीं जुड़ेगा। जब ध्वनि स्वतंत्र है तो उससे बना हुआ वर्ण भी स्वतंत्र ही होगा, क्योंकि वर्ण तो ध्वनि के कारण ही बनता है। तो यदि आप अ लिख रहे हो तो ये अपने आप में पूरा है, इसमें कोई दूसरा वर्ण, कोई दूसरी ध्वनि जुड़ी हुई नहीं है। अगर आप ई लिख रहे हो तो ये अपने आप में पूरा है, इसके साथ कोई दूसरा वर्ण, कोई दूसरी ध्वनि जुड़ी हुई नहीं। अगर आप ऊ लिख रहे हो तो ये अपने आप में पूरा है, इसके साथ भी कोई अन्य ध्वनि, कोई अन्य वर्ण जुड़ा हुआ नहीं, ठीक है। अब इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा व्यंजन को पहले समझना पड़ेगा, तभी आप इससे अंतर उसका कर पाओगे। क्या होता है कि ये अपने आप में स्वतंत्र है, इनके उच्चारण में कोई ध्वनि नहीं चाहिए। जब उच्चारण में एक ही चीज है तो लेखन में 2 चीज कैसे आएगी? उच्चारण में आ अकेला है तो लेखन में भी आ अकेला आएगा, क्योंकि उच्चारण में एक ही ध्वनि है, वही ध्वनि वर्ण के रूप में लेखन में आ जाएगी। लेकिन अगर कोई वर्ण ऐसा है, कोई ध्वनि ऐसी है जिसमें 2 ध्वनियां शामिल है, तो फिर उसको लिखने में भी 2 ध्वनि आएगी। जैसे क जब आप बोलते हो, आप जब क बोलते हो तो क और अ दोनों निकलता है, पीछे अ का साउंड निकलता है।
बिना आ का साउंड निकाले क को नहीं बोल सकते। इसीलिए जब आप क को बोलोगे तो इसमें क भी शामिल है और अ भी शामिल है। जब इसको बोलने में क और अ दो ध्वनियां शामिल है तो इसको लिखने में भी तो दो ध्वनियां शामिल होगी, इसीलिए इस क को ऐसे लिखा जाता है। इसमें क भी शामिल है और अ भी शामिल है। इसलिए आप स्वर का समझ पा रहे होंगे कि स्वर जो है वो लेखन की दृष्टि से क्यों अपने आप में पूर्ण है, क्योंकि उसके उच्चारण में कोई और ध्वनि नहीं लगती, इसलिए लेखन में भी कोई और ध्वनि शामिल नहीं होती। सारे स्वर जो है वो अपने आप में पूर्ण है अपने मूल रूप में। ये जो 11 स्वर है इनका मूल रूप यही है और ये अपने मूल रूप में पूरे हैं। ठीक, अब आते हैं व्यंजनों पे। मैंने आपको ये बताया कि स्वर लेखन की दृष्टि से उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र है। स्वर जो है वो उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र है, मतलब उनके उच्चारण के लिए और ध्वनि हमको दूसरी नहीं चाहिए। इसके विपरीत व्यंजन जो है वो उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र नहीं है। स्वरों के विपरीत व्यंजन उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र नहीं, क्योंकि इनके इसका मतलब क्या है? उच्चारण के लिए स्वतंत्र नहीं होने का मतलब यह है कि इनके उच्चारण के लिए अन्य ध्वनियों की आवश्यकता होती है। व्यंजनों के उच्चारण के लिए यानी व्यंजनों को बोलने के लिए अन्य ध्वनियों की आवश्यकता रहती है, अन्य ध्वनियों पर निर्भरता बनी रहती है। और ये अन्य ध्वनियां कौन सी होती है? स्वरों पर निर्भर रहना पड़ता है। ये जितने भी व्यंजन मैंने यहां लिखे हैं इनमें से किसी भी व्यंजन को आप बोलोगे तो इन 11 स्वरों में से किसी एक को बोलना ही पड़ेगा, किसी एक को बोलना ही होगा। आप इसमें से कोई भी उठा लो, च, छ, ज, श, त्र, कुछ भी आप उठाओगे पीछे अ आएगा। ठीक है, इसीलिए व्यंजनों के बारे में कहा जाता है कि उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र नहीं है। अगर मैं क लिख रहा हूं तो इसमें क भी है और अ भी है। अगर मैं का लिख रहा हूं तो इसमें पीछे आ है। अगर मैं की लिख रहा हूं तो इसमें पीछे ई है। अगर मैं के लिख रहा हूं तो इसमें पीछे ए है। इनमें से किसी को भी, देखो ये क, का, की, के, इसमें से किसी को भी आप बोलोगे तो कोई ना कोई स्वर आएगा। क में अ आएगा, का में आ आएगा पीछे, की में ई आएगा पीछे, के में ए आएगा पीछे। मतलब बिना स्वर के इसको बोल ही नहीं सकते। इसका मतलब यह है कि इनके उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र नहीं है। इनको बोलने के लिए, इनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी न किसी स्वर पर निर्भर रहना ही पड़ता है। बिना स्वरों की सहायता के इनको बोलना, इनका उच्चारण करना संभव नहीं है। अब क्योंकि इनके उच्चारण के लिए अन्य ध्वनि पर निर्भरता रहती है और मैंने आपसे कहा कि लेखन जो है वो उच्चारण के बाद बना है, तो क्योंकि इनके उच्चारण के लिए हमको दूसरी ध्वनि चाहिए, इसलिए इनके लेखन के लिए भी हमें क्या चाहिए? दूसरा वर्ण चाहिए। उच्चारण में दो ध्वनियां अगर शामिल है तो वही दो ध्वनियां लेखन में आ जाएंगी। इसीलिए कहा जाता है कि व्यंजन जो है वो लेखन की दृष्टि से पूर्ण नहीं है, क्योंकि वो उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र नहीं है। इनके उच्चारण में दो ध्वनियां मतलब कोई अन्य ध्वनि लगती है, इसीलिए इनको लिखने के लिए भी तो दूसरी ध्वनि लिखना पड़ती है। तो व्यंजन अपने मूल रूप में हमेशा आधा होता है। ऐसा किसी भी व्यंजन के नीचे अगर ये साइन लगा हो जिसको हलंत कहते हैं तो ये व्यंजन का मूल रूप है, ओरिजिनल रूप है। और मूल रूप में व्यंजन सदैव आधे होते हैं, अधूरे होते हैं। ये पूरे कब होते हैं? जब इनके साथ कोई स्वर जुड़े। तो इसी आधे क में, मतलब मूल रूप वाले व्यंजन क में जब हम अ लगाएंगे तभी ये पूरा क बनेगा, वरना ये आधा रहेगा, क्योंकि अपने मूल रूप में ये अधूरा होता है, बोलने में भी और लिखने में भी। और इसको पूरा तभी माना जाएगा जब इसमें कोई स्वर जुड़ेगा, तभी ये बोला जा सकेगा और लिखा जा सकेगा। इसीलिए इनको कहा जाता है कि क्योंकि ये लेखन की दृष्टि से क्योंकि ये उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र नहीं है, दूसरे ध्वनियों पर या स्वरों पर निर्भर है, इसीलिए लिखने के लिए भी ये स्वरों पे निर्भर है। इनको लिखने के लिए भी स्वर की आवश्यकता होती है। जिस व्यंजन के साथ जो स्वर जुड़ा है उस स्वर को इसमें लिखा जाता है। जैसे मान लो कि मैं बोलूं का, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? क मूल रूप में और इसके साथ स्वर जुड़ा है का। अगर मैं कहूं की तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? क मूल रूप में आधा और की। तो व्यंजन अपने मूल रूप में सदैव आधे होते हैं और आधे को इस तरह से डिनोट किया जाता है नीचे हलंत लगा के। जब इस व्यंजन के साथ कोई स्वर ध्वनि जुड़ जाती है तो ये पूरे बन जाते हैं, अपने आप में पूरे हो जाते हैं, वरना मूल रूप में हमेशा आधे ही रहते हैं। और स्वर जो है
वो अपने आप में पूरे हैं, उनके साथ कोई दूसरा साउंड जुड़ा हुआ है ही नहीं। क्योंकि उच्चारण में ऐसा होता है इसलिए लेखन में भी ऐसा होता है। स्वर का उच्चारण स्वतंत्र, इसलिए लेखन भी अपने आप में पूर्ण। व्यंजन के लिए क्योंकि उच्चारण के लिए दूसरा साउंड चाहिए, इसलिए लिखने के लिए भी दूसरा साउंड चाहिए। उच्चारण के लिए जो स्वर चाहिए वही स्वर इसमें लेखन के लिए भी चाहिए। तो क्योंकि उच्चारण में कोई दूसरा साउंड जुड़ा है, इसलिए लेखन में दूसरा वर्ण आता ही है व्यंजन में। और स्वर में उच्चारण अकेला अपना स्वतंत्र है, इसलिए लेखन भी स्वतंत्र है, वो कभी आधा नहीं होता। इसलिए व्यंजन जो है मूल रूप में ऐसा आधा हो। इसको शब्द में ऐसे लिखेंगे, अगर प है आधा तो नीचे हलंत लगाएंगे स्वतंत्र रूप में, और शब्द में ऐसे लिखेंगे जैसे क्या या प्याज। तो आधा जो है वो स्वतंत्र रूप में नीचे हलंत लगा के लगता है व्यंजन, ऐसे लिखा जाता है आधा। और अगर शब्द में आ जाता है तो ऐसे लिखा जाता है। हर जगह उसका अलग अलग फॉर्मेट है। अब एक और चीज है व्यंजन में, वो ये कि व्यंजन के साथ स्वर सदैव उसके पीछे की तरफ लगता है। व्यंजन में जो स्वर जुड़ता है, व्यंजन में जो स्वर ध्वनि जुड़ती है, वो हमेशा पीछे की तरफ जुड़ती है। व्यंजन में स्वर ध्वनि व्यंजन के बाद जुड़ती है, पीछे की तरफ जुड़ती है, क्योंकि उच्चारण में ऐसा होता है। आप कोई भी व्यंजन बोलोगे तो हमेशा स्वर बाद में निकलेगा, पीछे निकलेगा, पहले व्यंजन ध्वनि आएगी। जैसे क पहले क बाद में अ, का पहले क बाद में आ। तो कोई भी व्यंजन जब आप उच्चारित करोगे, स्वर ध्वनि व्यंजन के पीछे आती है, बाद की तरफ आती है, पीछे की तरफ। इसीलिए जब हम लिखते हैं तब भी स्वर ध्वनि व्यंजन के बाद आती है, क्योंकि उच्चारण में ऐसा होता है। उच्चारण में जब आप कोई भी व्यंजन लिखो, कोई भी व्यंजन लिखो या मतलब बोलो, उच्चारण की दृष्टि से कोई भी व्यंजन बोलो, उसमें जो स्वर जुड़ा है वो व्यंजन के बाद उच्चारण आता है उसका। पहले व्यंजन का स्वयं का उच्चारण आएगा। जैसे क तो क पहले अ बाद में, का तो क पहले आ बाद में। पहले व्यंजन का स्वयं का उच्चारण होता है, बाद में उससे जुड़े हुए स्वर का उच्चारण होता है। इसीलिए लेखन में भी पहले व्यंजन को लिखा जाता है और बाद में स्वर को लिखा जाता है। जैसे अगर मैं क लिख रहा हूं तो पहले मूल रूप में व्यंजन को लिखूंगा और इसके पीछे स्वर लगाऊंगा, क्योंकि उच्चारण में भी पीछे स्वर आता है, बाद में स्वर आता है, इसीलिए यहाँ पे भी बाद में लिखेंगे। अगर मैं का लिख रहा हूं तो पहले व्यंजन लिखूंगा, बाद में इससे जुड़ा स्वर लिखूंगा। अगर मैं की लिख रहा हूं, भले ये मात्रा मैंने आगे लगा दी हो, लेकिन ये लगी हुई पीछे ही है, पीछे ही लगी हुई है, क्योंकि जब आप की बोलोगे तो पहले क बोलोगे, बाद में इसी तरह आप लिखेंगे। तो हमेशा व्यंजन का उच्चारण में व्यंजन पहले आता है, स्वर बाद में आता है। इसीलिए जब लिखते हैं तब भी व्यंजन पहले आता है और उससे जुड़ी हुई स्वर ध्वनि बाद में लिखी जाती है। क्लियर है? ये हो गए आपके व्यंजन। अब एक और स्थिति है, एक और कैटेगरी है जो है अयोगवाह की। मैंने आपको बताया कि हमारे पास जितने भी साउंड्स है, जितने भी व्यंजन आपके वर्ण हैं, उन वर्णों को हमने 3 हिस्सों में बांट लिया: स्वर, अयोगवाह, व्यंजन। मैंने आपको स्वर बता दिया, व्यंजन बता दिया। स्वरों के बारे में मैंने ये बताया कि इनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, उच्चारण में कोई और ध्वनि की जरूरत नहीं होती, इसलिए इनको लिखने के लिए भी कोई और वर्ण की जरूरत नहीं होती, अपने आप में ये पूरे होते हैं, लिखने में भी, बोलने में भी। और व्यंजन के बारे में मैंने आपको ये बताया कि ये वो ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में स्वरों की जरूरत होती है, बिना स्वर की सहायता के इनको बोला नहीं जा सकता। क्योंकि इनके उच्चारण में स्वर की जरूरत पड़ती है, इसलिए लेखन में भी पड़ती है, इसलिए इनको लिखने में भी स्वर की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि उच्चारण में स्वर बाद में आता है, पहले व्यंजन आता है, इसीलिए लेखन में भी पहले व्यंजन आता है, बाद में स्वर आता है। ठीक है, इतनी स्थिति क्लियर हो गई। अब स्वर और व्यंजन तो हमने समझ लिया, लेकिन हमने कहा कि हमारे पास 3 तरह के वर्ण हैं उच्चारण की दृष्टि से, और उच्चारण पे सारा खेल टिका हुआ है। तो तीसरे जो है उनमें कोई ऐसी बात होनी चाहिए जो इन दोनों से अलग हो, जो ना तो स्वर में हो ना व्यंजन में, तभी इनको हमने अलग किया। वर्गीकरण का नियम ही यह है कि प्रत्येक में अलग अलग बातें होनी चाहिए और प्रत्येक के सभी सदस्यों में जो बात है वो कॉमन होनी चाहिए। जैसे 11 स्वरों में बात कॉमन हो, लेकिन व्यंजन और अयोगवाह से अलग हो। तो जब हम अयोगवाह को इन दोनों से अलग कर रहे हैं, मतलब इनमें कोई ऐसा चीज होनी चाहिए जो दोनों में ना हो, और वो काय में होनी चाहिए? उच्चारण स्थिति में, क्योंकि पूरा चीज जो है वो उच्चारण पे टिका हुआ है। मतलब अयोगवाह की उच्चारण स्थिति ना तो स्वर जैसी होनी चाहिए ना व्यंजन जैसी, इन दोनों से अलग होनी चाहिए। तो इसीलिए अब हम अयोगवाह को देखते हैं। अयोगवाह में तो 2 ही है, अम और आ। अब अयोगवाह में कोई ऐसी उच्चारण स्थिति होनी चाहिए, इनकी उच्चारण में कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो ना तो स्वर में हो ना व्यंजन में हो, दोनों से अलग होनी चाहिए,
तभी इसको हमने दोनों से अलग कर दिया। तो ऐसा होता है। अयोगवाह जो है, इनकी उच्चारण स्थिति बड़ी विशिष्ट होती है। इनकी जो उच्चारण स्थिति है वो स्वरों और व्यंजनों के उच्चारण स्थिति के बीच में, स्वरों एवं व्यंजनों की उच्चारण स्थिति के बीच में है, ना स्वर जैसी न व्यंजन जैसी। अयोगवाह ध्वनियों की जो उच्चारण स्थिति है वो स्वरों और व्यंजनों के बीच में है। मतलब ना तो ये पूरी तरह से स्वरों की तरह बिहेव करते हैं, ना तो ये पूरी तरह से स्वरों की तरह बर्ताव करते हैं, और ना ही पूरी तरह से व्यंजनों की तरह। दोनों से अलग है। इनकी उच्चारण स्थिति स्वरों और व्यंजनों के बीच में है। मतलब ना तो पूरी तरह से ये स्वर जैसे हैं और ना ही पूरी तरह से व्यंजन जैसे हैं, दोनों से अलग है। कैसे अलग है देखते हैं। मैंने आपको बताया कि इसमें दो ध्वनियां शामिल है, एक है अम, एक है अह। इसका अगर आप प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण देखो अम का, तो इसमें दो ध्वनियां शामिल है, अ और म। अम, आप जब अम बोलोगे तो आ बोलोगे और मां बोलोगे, दो ध्वनियां शामिल है। और अह जब आप बोलोगे तो इसमें भी अ और ह दो ध्वनियां शामिल है। आप अह बोलो तो पहले अ आएगा और ह आएगा। तो अम में अ और म दो ध्वनियां शामिल है, अह में अ और ह दो ध्वनियां शामिल है। ठीक है। मैंने आपसे कहा कि इनकी उच्चारण स्थिति स्वरों व्यंजनों दोनों से अलग है, दोनों के बीच में है। ना तो पूरी तरह से स्वर, ना पूरी तरह से व्यंजन। अब पूरी तरह से स्वर क्यों नहीं है देखते हैं। क्योंकि इसमें दो ध्वनि शामिल है, दोनों में ही दो ध्वनियां शामिल है, तो ये स्वर नहीं हो सकते। क्योंकि स्वर के मामले में मैंने आपको बेसिक कंडीशन ये बताई कि स्वर अपने आप में पूर्ण है, उनके उच्चारण में दूसरा कोई साउंड नहीं आना चाहिए, इसीलिए वो स्वर है। स्वर के बारे में बेसिक सबसे मूलभूत बात क्या बताई कि स्वर उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र है। इसका मतलब है कि इनके उच्चारण में दूसरा कोई साउंड आना ही नहीं चाहिए। क्योंकि इसके उच्चारण में दो साउंड आ गए तो इसको स्वर कहा जाएगा क्या? नहीं। तो हमने स्वर वाली कंडीशन को कट कर दिया, क्योंकि स्वर की बेसिक कंडीशन है कि उच्चारण की दृष्टि से पूर्णतः स्वतंत्र, दूसरा कोई साउंड आना ही नहीं चाहिए। अब इनमें दो साउंड है तो इसका स्वाभाविक सा मतलब यह है कि ये स्वर तो नहीं है, क्योंकि इनमें तो दो साउंड आ गए, ये एक दूसरे पर निर्भर हो गए उच्चारण की दृष्टि से, तो स्वर की तरह ये क्वालिफाई नहीं करते। अब क्या ये व्यंजन की तरह क्वालिफाई करते हैं, उसको हम जज कर लेते हैं। देखिए व्यंजन में तो ये स्थिति है, व्यंजन क्योंकि उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र नहीं होते, इसमें दो साउंड आ सकते हैं, जैसे अगर मैं क बोल रहा हूं तो क और अ इसमें शामिल है, अगर मैं ह बोल रहा हूं तो ह और अ इसमें शामिल है। क्योंकि व्यंजन में तो बेसिक शर्त ही है कि इसमें दो ध्वनियां शामिल होती है, ये उच्चारण की दृष्टि से दूसरी ध्वनि पर निर्भर होते हैं। लेकिन मैंने व्यंजन के लिए आपको प्राइमरी शर्त ये बताई कि व्यंजन में स्वर हमेशा व्यंजन के बाद में जुड़ता है, पहले नहीं जुड़ना चाहिए। भले ही व्यंजन में दो ध्वनियां शामिल होती है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि दोनों ध्वनियों में स्वर बाद में आना चाहिए, पहले नहीं आना चाहिए। और चूंकि यहां पर स्वर व्यंजन से पहले आ गया तो ये व्यंजन की तरह भी क्वालिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि व्यंजन में भले ही दो ध्वनियां आती हो, व्यंजन में भले ही दो साउंड शामिल होते हो, लेकिन उसमें शर्त यह है कि पहले व्यंजन आना चाहिए, बाद में स्वर आना चाहिए। और यहां पर स्वर पहले आ गया, व्यंजन बाद में आ गया, तो इसको हम व्यंजन भी नहीं कहेंगे। तो ना तो ये स्वर है ना व्यंजन है, ये दोनों के बीच की स्थिति है, ना तो पूरी तरह स्वरों की तरह है, ना पूरी तरह व्यंजनों की तरह है। इसलिए इनको एक अलग कैटेगरी में डाल दिया और कहा गया अयोगवाह, उच्चारण के हिसाब से। तीनों जो कैटेगरी है वो उच्चारण के हिसाब से बनी है। जितने भी साउंड्स मनुष्य बोल सकता है, जितनी भी ध्वनियां हम हिंदी में बोल सकते हैं, उनके उच्चारण के हिसाब से हमने उनका स्थान नियत कर दिया, उनको तीन कैटेगरी में बांट दिया। ठीक है। अब इसमें भी जो उच्चारण स्थान है उसको भी आप बदल नहीं सकते। मतलब ये अगर आपको ऐसा लग रहा है कि केवल एक ही है तो हम इसके अलग अलग, जैसे आपने कहा कि ये जितने भी हमारे पास साउंड्स हैं, जैसे मान लो आप अगर ये कहें कि सर इस हिसाब से, तो आप इसको तीन कैटेगरीज में आपने बांट दिया उच्चारण के हिसाब से। अब इनके अंदर तो हम इसके स्थान बदल सकते हैं। अब ये सभी स्वर हैं, फिर इसमें अ आ, इनका स्थान क्यों नहीं है कि पहले अ फिर आ फिर ई फिर ई फिर उ, इसमें तो हम किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं है, इनका स्थान भी खास कारण से रखा गया है, वो हम जैसे जैसे स्वर व्यंजन पढ़ेंगे वैसे वैसे जानेंगे।
तो इसमें भी जो स्थान है कि इसमें अगर व्यंजन सभी है तो फिर उसमें क को ही सबसे पहले क्यों रखा, दूसरे पे ख को क्यों रखा, तीसरे पे ग को क्यों रखा, इनमें क्यों नहीं पहले हमने प को रख दिया या फ को रख दिया। इसके पीछे भी लॉजिक है और वो भी उच्चारण वाला लॉजिक है। ये भी हवा में नहीं है या मन से या रैंडमली नहीं रखा गया है। इसके अंदर भी जो चीजें हैं वो भी कैसे रखी गई है, उच्चारण की विशेष विशेष स्थिति के हिसाब से। कुछ ना कुछ उच्चारण में खास बात होगी इसीलिए इनको ऐसा रखा गया। ठीक है, तो इनके पीछे भी लॉजिक है। अब हम जैसे जैसे इसको आगे पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि इसके पीछे क्या लॉजिक काम कर रहा है। अब ये जो स्वर है हमारे पास, अब ये जो अयोगवा मैंने आपको लास्ट में बताया कि जो दो अयोगवा है हमारे पास अम और अह, इसमें से ये जो अम है जिसमें अ और म शामिल है इसको कहा जाता है अनुस्वार। अम को कहा जाता है अनुस्वार। और ये जो अह है जिसमें अ और ह शामिल है इसको कहा जाता है विसर्ग। क्या कहा जाता है, विसर्ग। ठीक है, अनुस्वार जो है वो एक नासिक की ध्वनि है। अभी हम नासिक की ध्वनियों के बारे में जानेंगे। नासिक की मतलब इसका उच्चारण नाक से होता है, नासिका द्वारा होता है। और आह जो है वो विसर्ग है। तो अम को कहा जाता है अनुस्वार। अयोगवा जो दो अयोगवा है हमारे पास, दो अयोगवा जो हमारे पास है अम और आह, अयोगवाओं की संख्या 2 है अम और आह। उनमें से अम जो है पहला उसको कहा जाता है अनुस्वार और जो दूसरा है अह उसको कहा जाता है विसर्ग। अगर किसी भी वर्ण में पीछे 2 बिंदी हो तो ये विसर्ग की मात्रा होती है, मतलब इसके साथ अह जुड़ा है। और किसी भी वर्ण में यदि ऊपर अम की बिंदी हो तो ये होती है अनुस्वार की मात्रा। ठीक है, किसी भी वर्ण में यदि पीछे की तरफ 2 बिंदियां लगी हो तो वो विसर्ग की मात्रा है, उसमें अह जुड़ा है। और यदि ऊपर एक बिंदी है तो वो अनुस्वार की मात्रा है। ठीक है, ये अयोगवाह ध्वनियां हो गई। अब हम इनमें से पहले देखते हैं स्वर। स्वर के बारे में हमने बेसिक बात तो जानी ली कि उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र, इसीलिए लेखन की दृष्टि से पूर्ण। उच्चारण में भी दूसरी ध्वनि नहीं लगेगी और इसीलिए लेखन में भी कोई दूसरी ध्वनि या वर्ण नहीं चाहिए। अब इनकी संख्या 11 है, ये भी मैंने आपको बता दी है कौन कौन से 11 है। तो सामान्यतः स्वरों की संख्या यही 11 मानी जाती है। अ आ ई उ ऊ री, छोटा ए बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। यह अगर आपसे सामान्यतः पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी है जनरली तो आपको बताना है 11। ठीक है, बिना कोई स्पेसिफिकेशन दिए बिना कोई विशेषीकरण दिए पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी है तो 11 और कौन से हैं वो ये 11। और यदि आपसे पूछा जाए कि मात्रा के हिसाब से स्वर कितने हैं, मात्रा के आधार पर स्वर कितने हैं, तो मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या है 10। मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या है 10। वैसे 11 और मात्रा के हिसाब से 10। कौन सी एक नहीं है, अ नहीं है। अ को मात्रा के हिसाब से स्वर नहीं माना जाता क्योंकि इसकी कोई मात्रा नहीं होती। तो सामान्यतः स्वरों की संख्या है 11 और मात्रा के आधार पर यदि पूछा जाए तो स्वरों की संख्या है 10, क्योंकि मात्रा के आधार पर अ को स्वर नहीं माना जाता क्योंकि आ की कोई मात्रा नहीं होती, बाकी सबकी मात्रा है। जैसे मैं यहां पर बता भी देता हूं क्योंकि इसका काम पड़ेगा। क के साथ यदि आप आ जोड़ो, मूल रूप में व्यंजन आधा है, इसके साथ यदि आ स्वर जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा का। मूल रूप में व्यंजन आधा है, इसके साथ यदि छोटा ई स्वर जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा की। ये मात्रा है ऐसी, ये मात्रा है ऐसी। क व्यंजन मूल रूप में आधा है, इसके साथ यदि बड़ा ई जुड़ जाएगा तो ये मात्रा बन जाएगी की। ये मात्रा है ऐसी। क मूल रूप में व्यंजन आधा है, इसके साथ छोटा ऊ जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा कु और इसकी मात्रा है ऐसी। इसी तरह क मूल रूप में व्यंजन आधा है, इसके साथ बड़ा ऊ जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा कु और इसकी मात्रा है ऐसे। इसी तरह क व्यंजन जो अपने मूल रूप में आधा है उसके साथ यदि री जुड़ेगा तो उसकी मात्रा ऐसे लगती है नीचे, उसकी मात्रा ऐसे लगती है नीचे। इसी तरह क के साथ यदि ए जुड़ेगा छोटा है तो उसकी मात्रा सिंगल ऐसे लगेगी ऊपर। इसी के साथ यदि बड़ा ए जुड़े तो उसकी मात्रा ऐसी लगेगी डबल ऊपर। अगर क के साथ छोटा ओ जुड़े तो उसकी मात्रा ऐसे लगेगी सिंगल ऊपर। और यदि क के साथ बड़ा ओ जुड़े तो उसकी मात्रा डबल लगेगी ऊपर ऐसे। ठीक है, तो ये जो 11 स्वर है, इनमें से 10 स्वरों की मात्राएं होती है। अ एकमात्र ऐसा स्वर है जिसकी मात्रा नहीं होती। अगर आप किसी भी व्यंजन के साथ जो व्यंजन अपने मूल रूप में आधा है,
उसके साथ 10 में अ के अलावा कोई भी स्वर जोड़ो, अ के अलावा कोई भी स्वर जोड़ो तो उसका मात्रा चिन्ह लगता है। ठीक है, अ एकमात्र ऐसा स्वर है जिसमें केवल हलंत का लोप होता है, कोई मात्रा चिन्ह नहीं लगता। क्लियर है? बाकी सब में क्या होगा, हलंत का लोप भी होगा और जो स्वर जुड़ रहा है मतलब मूल रूप में जो व्यंजन है उसमें से हलंत का लोप भी हो जाएगा और जो स्वर जुड़ रहा है उसका एक निश्चित मात्रा चिन्ह भी साथ में लग जाएगा। लेकिन अ एकमात्र ऐसा स्वर है जिसको यदि किसी व्यंजन के साथ लगाया जाए तो केवल हलंत का लोप होता है, अलग से कोई मात्रा चिन्ह नहीं लगता। जैसे क व्यंजन अपने मूल रूप में है, क व्यंजन अपने मूल रूप में है आधा, इसके साथ स्वरों में से यदि अ जुड़ेगा तो केवल इस व्यंजन में से क्या होगा, हलंत का लोप हो जाएगा क में से, अ का अलग से कोई मात्रा चिन्ह नहीं लगेगा। इसके अतिरिक्त बाकी जितने भी 10 स्वर हैं उन वो 10 स्वर जब भी किसी व्यंजन के साथ जुड़ेंगे तो व्यंजन का मात्रा चिन्ह भी हटेगा और जो भी स्वर जुड़ रहा है व्यंजन का हलंत भी हटेगा, व्यंजन का हलंत भी हटेगा, व्यंजन का हलंत भी हटेगा और जो भी स्वर जुड़ रहा है उसका मात्रा चिन्ह भी साथ में लगेगा। केवल अ में व्यंजन का हलंत हटता है, अलग से मात्रा चिन्ह नहीं लगता। जैसे आ जुड़े तो उसका मात्रा चिन्ह ऐसा पीछे डंडा, ई जुड़े तो उसका ऐसा, बड़ी ई जुड़े तो ऐसा, छोटा ऊ का ऐसा, बड़े ऊ का ऐसा, री ऋषि जुड़े तो उसका ऐसा, ऋषि की मात्रा है ये री ऋषि का ऐसा, छोटे ए की सिंगल मात्रा ऊपर, बड़े ए की डबल मात्रा ऊपर, छोटे ओ की सिंगल मात्रा ऊपर और बड़े ओ की डबल मात्रा ऊपर। इसलिए मात्रा की दृष्टि से स्वर कितने हो गए, 10, और कौन सा एक नहीं है, अ, क्योंकि अ की मात्रा नहीं होती, उसका कोई अलग से मात्रा चिन्ह नहीं है। और सामान्यतः स्वरों की संख्या कितनी है, 11। अब सामान्यतः स्वर 11, मात्रा की दृष्टि से स्वर 10, और उच्चारण की दृष्टि से भी स्वर कितने होते हैं, उच्चारण की दृष्टि से भी स्वरों की संख्या, उच्चारण की दृष्टि से भी स्वरों की जो संख्या है, उच्चारण की दृष्टि से भी स्वरों की संख्या 10 ही मानी जाती है। और इनमें देखो सामान्यतः स्वरों की संख्या 11, मात्रा की दृष्टि से 10 और उच्चारण की दृष्टि से भी स्वरों की संख्या 10 मानी जाती है। कौन से एक को नहीं माना जाता, री ऋषि को। री ऋषि को उच्चारण की दृष्टि से स्वर नहीं माना जाता क्योंकि इसका उच्चारण एक व्यंजन की भांति होता है, र की तरह। ठीक है, ठीक है। तो मात्रा की दृष्टि से 10 स्वर है, आ को नहीं माना गया, और उच्चारण की दृष्टि से भी 10 ही स्वर है। इसमें ऋषि को नहीं माना गया उच्चारण की दृष्टि से, क्योंकि ऋषि का जो उच्चारण है वो स्वर की तरह न होकर के एक व्यंजन र की तरह होता है। ठीक है, एक व्यंजन र की तरह होता है, इसीलिए इसको उच्चारण की दृष्टि से स्वर नहीं माना गया। सामान्यतः स्वर 11, सामान्यतः स्वर 11। यदि आपसे कोई स्पेसिफिकेशन देके ना पूछा जाए, यदि आपसे कोई विशेषण लगा के ना पूछा जाए, ऐसा पूछा ना जाए, सामान्यतः संख्या पूछी जाए तो 11 बताइए। यदि स्पेशल पूछा जाए, यदि स्पेशल पूछा जाए कि मात्रा के हिसाब से स्वर कितने हैं तो संख्या 10 बताइए, और अ जो है उसको मात्रा के हिसाब से स्वर नहीं मानते। क्यों नहीं मानते मैंने बता दिया। और यदि उच्चारण की दृष्टि से पूछा जाए, उच्चारण के हिसाब से पूछा जाए, उच्चारण के आधार पर पूछा जाए तो भी स्वरों की संख्या 10 ही बताइए, क्योंकि उच्चारण के आधार पे 11 में से री ऋषि के को स्वर नहीं माना गया, क्योंकि री ऋषि का जो उच्चारण है वो एक व्यंजन र की तरह होता है, इसलिए इसको उच्चारण की दृष्टि से स्वर नहीं मानते। तो यहां पर आकर के हमारा स्वर वाला टॉपिक खत्म हो गया, अयोगवाह वाला टॉपिक भी खत्म हो गया। तो हमने स्वरों को भी समझ लिया, अयोगवाह को भी समझ लिया। अब व्यंजन है, व्यंजनों को थोड़ा सा समझ लेंगे, उसके बाद व्यंजनों का जो है शब्दों का विच्छेद करना सीखेंगे और उसके बाद संधि शुरू करेंगे। तो इसमें बेसिक चीज जो है वो हमने स्वर और अयोगवाह को समझा, वर्ण क्या होते हैं, ध्वनि क्या होती है, पद क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं, इसको समझा। पद मतलब वर्ण, ध्वनि, पद, शब्द, वाक्य, इस सबको हमने डिटेल में समझा। उसके बाद वर्णमाला क्या होती है, वर्ण क्या होते हैं, वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, क्यों बांटा गया है, स्वर क्या होते हैं, अयोगवाह ध्वनियां क्या होती है, व्यंजन क्या होते हैं, इस सबको हमने समझा। इसको थोड़ा सा और हम आगे पढ़ेंगे और व्यंजनों के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे, उसका वर्गीकरण देखेंगे। स्वरों के बारे में थोड़ी और जानकारी हासिल करेंगे, उसका वर्गीकरण देखेंगे, और अगला जो हमारा टॉपिक है वो संधि है, उसको शुरू करेंगे। तो आज की कक्षा को यही विराम देते हैं। धन्यवाद।